हेलो दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं चौधरी किड्स स्टोरी की कहानियाँ। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आपके लिए मैं एक कहानी लेकर आई हूँ। तो प्यारे दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक गुलाब के घमंड की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको अपने ऊपर इतना घमंड हो गया कि वह दूसरों को नीचा ही दिखाने लगा। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। चांदनी रात में जंगल के बीचों बीच लगा गुलाब का पौधा अपने फूलों की सुंदरता पर इठला रहा था। पास ही लगे खजूर के पेड़ आपस में बातें कर रहे थे। एक खजूर के पेड़ ने गुलाब को देखकर कहा, गुलाब के फूल कितने सुंदर होते हैं। मुझे मलाल है कि मैं इनके जैसा सुंदर नहीं हूँ। बेहद उदास होने की आवश्यकता नहीं है। हर किसी के पास सब कुछ नहीं हो सकता। गुड़हल के पेड़ ने उत्तर दिया। गुलाब ने उनकी बातें सुन ली। उसे अपनी सुंदरता पर और गुमान हो गया। वह बोला, हाँ, इस जंगल में सबसे सुंदर मैं ही तो हूँ। तभी सूरजमुखी के फूल ने उसकी इस बात पर आपत्ति जताते हुए कहा, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? इन जंगल में बहुत सारे सुंदर फूल हैं और तुम बस उनमें से एक ही तो हो। लेकिन सब मुझे देखकर ही तारीफ करते हैं। गुलाब ने इतराते हुए कहा, देखो इस नागफनी के पौधे को, ये कितना बदसूरत है। इस पर तो कांटे ही कांटे हैं। कोई इसकी तारीफ क्यों नहीं करता? ये तुम किस तरह की बात कर रही हो? अब की बार खजूर का पेड़ बोला, तुम में भी तो कांटे हैं, लेकिन फिर भी तुम सुंदर हो। गुलाब को इस बात पर गुस्सा आ गया। तुम्हें तो सुंदरता का मतलब ही नहीं पता। तुम्हें इस तरह मेरे कांटों और इस नागफनी के कांटों की तुलना नहीं कर सकते। हम में बहुत फर्क है। मैं सुंदर हूँ और वो नहीं। गुलाब ने गुस्से में आकर कहा। तुम में घमंड चढ़ गया है गुलाब। इतना कहकर खजूर के पेड़ ने अपनी डालियों को दूसरी ओर झुका ली। इन सब के बीच नागफनी का पौधा चुप रहा, लेकिन गुलाब ने गुस्से में अपनी जड़ें नागफनी के पौधों से दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। कुछ देर प्रयास करने के बाद गुलाब ने चिढ़कर नागफनी के पौधे से कहा, तुम एक निरर्थक पौधे हो। तुम में ना सुंदरता है, ना तुम किसी काम के हो। मुझे दुख है, मुझे तुम्हारे पास रहना पड़ रहा है। नागफनी का पौधा उदास हो जाता है, वे कुछ नहीं कहता। गुलाब की बात सुनकर नागफनी को बहुत दुख होता है। वह बोला, भगवान ने किसी को भी निरर्थक जीवन नहीं दिया है। ओहो, गुलाब ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मौसम बदला और बसंत ऋतु चली गई। धूप की तपिश बढ़ने लगी और पेड़ पौधे मुरझाने लगे। गुलाब भी मुरझाने लगा। एक दिन गुलाब ने देखा कि एक चिड़िया नागफनी के पौधों पर चोंच गड़ाकर बैठी है। कुछ देर बाद वह चिड़िया वहां से उड़ गई। वह चिड़िया ताजगी से भरी लग रही थी। गुलाब को ये बात समझ नहीं आई कि वह चिड़िया नागफनी पर बैठकर क्या कर रही थी। वह ऐसा ही सोच रही थी। उसने खजूर के पेड़ से पूछा, ये चिड़िया क्या कर रही थी उसके पास? खजूर के पेड़ ने कहा, ये चिड़िया नागफनी के पौधे से पानी ले रही है। ओह, लेकिन क्या इसकी चोंच गाड़ने से नागफनी को दर्द नहीं होगा? गुलाब ने पूछा। अवश्य हुआ होगा, किंतु दयालु नागफनी चिड़ियाओं को तकलीफ में नहीं देख सकता है ना।
तो इस गर्मी में नागफनी के पास पानी है? मैं तो पानी के बिना सूख रहा हूँ। गुलाब उदास हो गया। तुम नागफनी से मदद क्यों नहीं मांगती? वह अवश्य तुम्हारी मदद करेगा। चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरकर तुम्हारे पास ले आएगी। खजूर के पेड़ ने सलाह दी। कैसे करूँ? गुलाब नागफनी से कैसे मदद मांगता? उसने तो अपनी सुंदरता के घमंड में उसे बहुत बुरा भला कहा था, लेकिन तेज धूप में अपना जीवन बचाने के लिए आखिरकार एक दिन उसने नागफनी से मदद मांग ही ली। नागफनी दयालु था, वे मदद के लिए फौरन राजी हो गया। चिड़िया भी मदद को आगे आई। उसने नागफनी से पानी चूसा और अपनी चोंच में भरकर गुलाब के पौधों की जड़ों में डाल दिया। गुलाब का पौधा फिर से तरोताजा हो गया। हाँ, ताज की आई है। गुलाब को समझ आ गया था कि किसी को देखकर उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। उसने नागफनी से माफी मांग ली। मुझे माफ करना नागफनी भाई, तुम बहुत दयालु हो, तुमने मेरी मदद की। फिर वो सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की शक्ल देखकर कोई राय नहीं बनानी चाहिए। इंसान की बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि आंतरिक सुंदरता मायने रखती है। हर किसी को भगवान ने अलग अलग गुणों से नवाजा है, इसलिए अपने गुणों पर कभी अभिमान मत करो। एक दूसरे की सहायता से ही जीवन आगे बढ़ता है। दूर किसी जंगल में एक कुआं एक वन में रहा करता था। उसे कोई कष्ट नहीं था, वे अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट था। एक दिन उड़ते उड़ते वह सरोवर के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक उजले सफेद हंस को देखा। उसे देखकर वह सोचने लगा, ये हंस कितना सौभाग्यशाली होगा जो इतना सफेद और सुंदर है। इधर मुझे देखो, मैं कितना काला और बदसूरत हूँ। ये हंस अवश्य इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। वह हंस के पास गया और अपने मन की बात उसे बताई। सुनकर हंस बोला, नहीं मित्र, वास्तव में ऐसा नहीं है। पहले मैं भी यही सोचा करता था कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए बहुत सुखी और खुश था। लेकिन एक दिन मैंने तोते को देखा, इसके बाद 2 रंगों की अनोखी छटा है। उसके बाद से मुझे यकीन है कि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी तोता ही है। हंस की बात सुनने के बाद कौआ तोते के पास गया और उससे पूछा, क्या वह दुनिया का सबसे खुश पक्षी है? तोते ने उत्तर दिया, मैं बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत करता था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था, किंतु अब मुझे लगता है मोर से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए वही दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी है। उसके बाद उड़ते उड़ते वह चिड़ियाघर जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि मोर एक पिंजरे में बंद है और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हैं। सभी मोर की बहुत सराहना कर रहे थे। सबके जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और उससे बोला कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारी सुंदरता के कारण हर रोज हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। मुझे तो लोग अपने आसपास भी भटकने नहीं देते हैं और देखते ही देखते भाग जाते हैं। शायद तुम ही बहुत खुश पक्षी हो। मोर बोला, मित्र, मुझे भी अपनी सुंदरता पर बड़ा गुमान था। मैं सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का क्या बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए खुश भी बहुत था। लेकिन मेरी यही सुंदरता मेरी शत्रुता बन गई है और मैं इस चिड़ियाघर में बंद हूँ। यहाँ आने के बाद पूरे चिड़ियाघर की अच्छी तरह मुआयना करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कौवा एक ऐसा पक्षी है जो यहाँ कैद नहीं है। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं यही सोचने लगता हूँ कि काश मैं कौवा होता तो कम से कम आज
आजादी से घूम सकता था और तब मैं इस दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी होता। तुम अपना नसीब मानो कि तुम बहुत खुश पक्षी हो। मोर की बात सुनकर कौवा वहाँ से उड़ चला और अपने स्थान पर पहुँच गया। कौवे को अब समझ आ गया था कि वही सबसे खुश पक्षी है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हम हमेशा दूसरों को देखकर व्यर्थ ही स्वयं की तुलना उनसे करने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं। भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है और अलग अलग गुण दिए हैं। हम उसका महत्व नहीं समझते और दुख के चक्र में फंस जाते हैं और इसलिए दूसरों के पास जो है उसे देखकर जलने की बजाय हमें हमारे पास जो है उसके साथ ही खुश रहना सीखना चाहिए। खुशी बाहर ढूंढने से नहीं मिलती, वह तो हमारे अंदर ही छिपी होती है। शेरनी का तीसरा बेटा। एक जंगल में एक शेर अपनी शेरनी के साथ रहता था। दोनों में बहुत ही प्रेम था। दोनों शिकार के लिए साथ साथ जाते और शिकार मारकर साथ ही खाया करते थे। कुछ दिनों बाद शेरनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। शेर ने कहा, अब तुम शिकार के लिए मत जाया करो, घर पर ही रहकर बच्चों की देखभाल करो। मैं अकेला शिकार के लिए जाऊंगा और तुम्हारे लिए भी शिकार में लेकर आऊंगा। उस दिन के बाद शेर अकेला ही शिकार के लिए जाने लगा। शेरनी घर पर ही रहकर दोनों बच्चों का पालन पोषण करने लगी। एक दिन जब शेर शिकार के लिए गया तो पूरे दिन घूमने के बाद उसे कुछ नहीं मिला। वापस लौटते समय उसने लोमड़ी के बच्चे को अकेले घूमते हुए देखा। आज शेरनी के लिए कुछ भोजन नहीं मिला है, क्यों ना इस लोमड़ी के बच्चे को ही लेकर चलूं? ऐसा सोच के शेर ने उस बच्चे को पकड़ लिया। शेर लोमड़ी के बच्चे को लेकर घर पहुंच गया। आज जंगल में इसके अलावा कुछ नहीं मिला। बच्चा समझकर मैं इसके मारकर खा नहीं सका, तुम इसे मारकर खा जाओ। शेर ने कहा। तब शेरनी बोली, स्वामी, जब तुम इसे मारकर नहीं खा सके, फिर मुझसे क्यों कह रहे हो कि मैं इसे मारकर खाऊं? मैं इसे मारकर नहीं खाऊंगी। जिस प्रकार मैं अपने 2 बच्चों का पालन पोषण करती हूँ, इसी प्रकार इसका भी पालन पोषण करूंगी। आज से मेरे 3 बच्चे हो गए हैं। शेरनी उसी दिन से अपने पुत्रों के समान ही लोमड़ी के बच्चे का भी पालन पोषण करने लगी। लोमड़ी का बच्चा भी शेर के दोनों बेटों के साथ पलने बढ़ने लगा। जब तीनों कुछ बड़े हुए तो साथ साथ खेलने कूदने लगे। शेर के बच्चे यह नहीं समझते थे कि वो दोनों शेर के बच्चे हैं और यह तीसरा लोमड़ी का बच्चा है। इसी प्रकार लोमड़ी का बच्चा भी अपने को शेर से बच्चों से अलग नहीं समझता था। कुछ और बड़े होने पर तीनों बच्चे एक दिन खेलने के लिए जंगल गए। वहाँ उन्होंने एक हाथी को देखा। शेर के 2 बच्चे तो हाथी के पीछे लग गए, पर लोमड़ी का बच्चा उसे देखकर भयभीत हो गया। उसने शेर के बच्चों को रोकते हुए कहा, अरे अरे अरे, इसके पीछे मत जाओ, वह हाथी है, तुम दोनों को पैरों से कुचल देगा। भैया चिंटू मिंटू दोनों जल्दी घर चलो। परंतु शेर के बच्चे तो निडर थे। उसने लोमड़ी के बच्चों की बात नहीं मानी। वे हाथी को मारने के लिए उससे पीछे लग गए। परंतु लोमड़ी का बच्चा डरकर अपनी माँ के पास आ गया। कुछ देर बाद शेर के दोनों बच्चे लौटकर अपनी माँ के पास आ गए। उन्होंने अपनी माँ को कहा कि मामा, हमें जंगल में हाथी मिला। हम दोनों तो उसके पीछे भाग गए, लेकिन हमारा ये तीसरा भाई डर कर आ गया। है ना माँ, कितना डरपोक है। लोमड़ी के बच्चे को गुस्सा आ गया। तुम
दोनों अपने आप को वीर और कायर बता रहे हो। हिम्मत है तो आ जाओ, दोनों को जमीन पर गिरा दूंगा। तभी शेरनी ने लोमड़ी के बच्चे को समझाते हुए कहा, बेटा बेटा, तुम्हें अपने भाइयों के लिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वे मुझसे तुम्हारी शिकायत नहीं बल्कि सच बता रहे हैं। क्या तुम हाथी को देखकर डर नहीं गए थे क्या? बताओ मुझे। शेरनी की बात लोमड़ी के बच्चे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह और गुस्से से बोला, माँ, मैं हाथी को देखकर नहीं डर गया। आपका कहना है कि मैं डरपोक और वे दोनों बहादुर हैं। मैं अकेला उन दोनों को जमीन पर गिरा सकता हूँ। चाहे तो इन दोनों को मुझसे लड़ा कर देख लो। तब शेरनी बोली, देखो बेटा, अधिक बढ़ कर बातें करना अच्छा नहीं होता है। यह तो सच है कि तुम्हारे वंश के लोग हाथी को देखकर डर जाया करते हैं। शेरनी की बात सुनकर लोमड़ी के बच्चे ने बड़े आश्चर्य भरे स्वर में कहा, क्या क्या कह रही हो माँ? आपकी बात से लगता है कि मेरा वंश और उन दोनों का वंश अलग-अलग है क्या? माँ, मुझे सच बताओ, बात क्या है? शेरनी लोमड़ी के बच्चे को अलग ले गई और उसे समझाते हुए बोली, देखो बेटा, तुम्हारा जन्म लोमड़ी के वंश में हुआ था और दोनों का जन्म शेर के वंश में हुआ है। मैंने तुम पर दया करके अपने बच्चे के समान ही तुम्हें पाला है। अब तुम बड़े हो गए हो। मैंने तुम्हारा पालन पोषण तो किया है, परंतु तुम्हारे सभी गुण लोमड़ी जैसे ही हैं। इसलिए तुम उस हाथी से डर गए थे। और हाँ मेरे बच्चे, मैंने इस भेद को अभी तक अपने बच्चे से भी नहीं बताया है। अब उन्हें यह मालूम हो गया कि तुम लोमड़ी के बच्चे हो तो वो तुम्हें मारकर खा जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि भेद प्रकट होने से पहले ही तुम यहाँ से भाग जाओ मेरे बच्चे, भाग जाओ तुम यहाँ से। शेरनी की बात सुनकर लोमड़ी का बच्चा डर गया और वहां से चुपके से भाग गया। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करना और शेयर करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना।